टैग जोन का जो है। पब्लिक का हाँ पर सर रेहान अपलोड करते हैं, मैं तो उनको दे देता हूँ बस। सर मैं कुछ तो पूछ लेना टैग सर रेहान, प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पे पूरी क्लास वाइज अपलोडेड वीडियो। ये अभी ना लगेगा उस वेबसाइट में अभी तक उससे कभी पूछवाई दोबारा पूछ रहे थे क्या कुछ? नहीं वो मैं देखा तो लगे हुए थे उस पर बोले यार 47 पेज दोबारा अच्छा जी, तुम चेयर उठाओ, आके आओ। रेहान चेयर थोड़ी अपनी यहाँ करो, ऐसे यहाँ क्रॉस आ जाओ, स्क्रीन दिखेगी ना। अली दे चेयर यहाँ कर लो, हैं तो जब भी तो कह रहा हूँ चेयर यहाँ कर लो थोड़ी सी, तुम थोड़ी ज़्यादा लाइन कर लो चेयर। मसला ये अगर पीछे बैठा तो मेरे गले में दर्द हो जाएगा, इसलिए इसको आगे बुलाया। और तुम इसकी जगह आ जाओ, बिल्कुल इधर हो जाओ। हाँ हाँ एसी की तो और अच्छी हवा आएगी वहाँ पे। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक क्या है? हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टाइलिंग वगैरह देख ली थी, आज हमें देखने हैं इवेंट्स, ठीक है। स्टार्टिंग की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ज़रा आपका सारा का सारा फोकस यहाँ होना चाहिए। बातें करेंगे इधर उधर लग जाएंगे तो फोकस हटेगा, मिस कर जाएंगे चीज़ें, ठीक है। जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोगों ने इवेंट्स पढ़े थे, बिल्कुल वही तमाम इवेंट्स, ऐसा नहीं कि कम हैं या ज़्यादा हैं, वही सारे इवेंट्स जो जावास्क्रिप्ट में आपने पढ़े थे वही सारे इवेंट्स यहाँ पे भी लगते हैं, ठीक है। हमारे पास जो हम लोग मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं या जो यूज़ हो रहे होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, मैंने बस वो इवेंट निकाल लिए। नॉर्मली यही इसके अलावा भी हो रहे होते हैं, लेकिन ये तीन वो हैं जो मोस्टली आपको यूज़ करने को मिलेंगे रिएक्ट की एप्लीकेशंस के अंदर, ठीक है। आमतौर पे यही आप ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हो, तो अगर ये तीन अगर आप यूज़ कर लोगे आपको अगर समझ में आ जाएगा तो बाकी सारे यूज़ करना कोई मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन क्लिक की, ठीक है। ऑन क्लिक का मतलब क्या है? क्लिक इवेंट, ठीक है। तो ज़रा क्लिक को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। मेरी यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो गई है npm run dev, ठीक है। अपना सर्वर स्टार्ट किया मैंने, जूम करूँ कोड या सही है? क्या हो गया? लाइट ऑफ कर दो, लाइट ऑफ कर दो, ये वाली लाइट ऑफ कर दो, आगे वाली से। खोल दो इसको, जो बंद किया है लाइट बाहर की है ना, आगे वाली बंद कर दो बस। सर लाइट अंदर ही भाई वो पंखा वंखा खोल दो, इससे पहले वाले सर्वर पे है इसमें बस सही। वही वाले में है, बोल रहा हूँ आप बोल रहे हो वहाँ से बंद कर रहे हो भाई ने थोड़ा ले लो गाड़ी बोल रहे हैं तो मैं इधर तब तक गाड़ी में ठीक है। ये वो सारी चीज़ें जो हमने लास्ट क्लास के अंदर करी थी, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं, सिंपल एक फॉर्म बनाते हैं यूज़र का, इसके अंदर ईमेल पासवर्ड इस तरह की फील्ड रखते हैं ताकि आपको ये सारे के सारे जो इवेंट्स हमारे फॉर्म के अंदर कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये फॉर्म आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर ही बनाया था अगर आपको याद हो, ठीक है। ये फॉर्म अगर आपको याद हो हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी बनाया था जब हमने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट की थी, जब आपको मैंने फॉर्म हैंडलिंग सिखाई थी वहाँ पे कैसे होती है, याद है? कॉपी का है आप तीनों की? अच्छा जी, सबसे पहले मैं आके जो डिफ़ॉल्ट कोड है वो सबको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं यहाँ पे फॉर्म का, फॉर्म डॉट JSX, ठीक है। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। उसके बाद फॉर्म का कंपोनेंट है, इसको सेव कर देते हैं, कॉन्स्ट फॉर्म इज इक्वल्स टू रिटर्न, ठीक है। फ्रेगमेंट ऑन कर लेता हूँ, क्या मैं पता है मल्टीपल चीज़ें लिखनी पड़ेंगी यहाँ पे, तो ऑन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक्सपोर्ट
डिफ़ॉल्ट फॉर्म, ठीक है। H1 IM फॉर्म, और ऐप के अंदर आता हूँ मैं। सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये पूरा फॉर्म यहाँ से आ गया। यहाँ तक किसी को कोई सवाल, कोई मसला कि मैंने क्या किया है? अब तक तो आई थिंक किसी को नहीं होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये सिंपल कंपोनेंट बनाया है, एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। आई एम फॉर्म ये आ गया यहाँ पर। अच्छा जी, वाइट कर दूँ? यार मेरी आँखें ख़राब हो जाएंगी। हाँ यही कर रहा हूँ मैं। सही है? थोड़ा सी कमी हो जाती नहीं, आप लोग को दिख रहा है सही अब? भाई कभी मैंने इस तरह काम नहीं किया। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल आके फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं ज़रा। सबसे पहले आके मैं क्या करता हूँ, अब एक फॉर्म का एलिमेंट ले लेता हूँ, फॉर्म, ठीक है। ये फॉर्म वहाँ पे भी होता है जावास्क्रिप्ट में। हम सिंपल दो फील्ड लेते हैं, ईमेल और पासवर्ड, नेम, ईमेल और पासवर्ड, 3 चीज़ें ले लेता हैं। तो सबसे पहले आके मैं एक डिव बनाता हूँ यहाँ पे, नेम। इसके अंदर आके क्या होगा, एक लेबल होगा। अच्छा देखें, लेबल यहाँ पे फॉर होता था जब आप लिखते थे। जावास्क्रिप्ट में क्या होता था, फॉर। यहाँ पे HTML फॉर होता है, नाम का फ़र्क है, जैसे क्लास और क्लास नेम है, इस तरीके से। लेबल लिखा मैंने यहाँ पे नेम, और यहाँ पे इनपुट का एक डिफरेंस होता है। इनपुट यहाँ पे होता है सेल्फ क्लोजिंग। अगर आप नॉर्मल HTML की बात करें, इनपुट ऐसे होता है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर आप वॉल इनपुट लिखेंगे तो आपको एरर मिलेगा। नहीं, वो ऐसे होता है, सेल्फ क्लोजिंग भी हो सकता है, लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे ऐसे भी चल जाएगा, वहाँ पे चल जाएगा ऐसे भी, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं चलेगा, एरर आएगा। तो हमें यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग करना पड़ेगा इसको, ठीक है। इनपुट की टाइप टेक्स्ट है, प्लेस होल्डर यहाँ पे आ गया, एंटर योर नेम, ठीक है। अच्छा, फॉर हमने दिया यहाँ पे नेम, और यहाँ मैंने आईडी दे दी। अच्छा, ये फॉर और आईडी का क्या रिलेशन होता है, मैंने बताया था आपको ये जावास्क्रिप्ट में। लेबल को टच करेंगे। वेरी गुड। कि अगर मेरे पास बहुत छोटी स्क्रीन्स होती हैं तो इनपुट हो सकता, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा का इनपुट छुप जाता है मोबाइल स्क्रीन पर नॉर्मली, या कोई छोटे मोबाइल है तो उस पर इनपुट पे आप क्लिक कैसे करेंगे लिखने के लिए? तो उसके लिए क्या होता है, आप इनपुट पे क्लिक नहीं कर पा रहे, लेकिन लेबल पे क्लिक कर सकते हैं। लेबल पे क्लिक करेंगे तो इनपुट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। बताया था ये? तो ये हमारा ये हो गया यहाँ पे नेम, ठीक है। मैं इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ईमेल और पासवर्ड। ये जहाँ जहाँ नेम आ रहा है सबको सेलेक्ट कर लो, ईमेल, ईमेल, पासवर्ड, पासवर्ड, ठीक है। अभी यहाँ पे वो भी करेंगे, शो हाइड पासवर्ड की फंक्शनलिटी जो होती है, शो, क्लिक पे शो, फिर हाइड, आँख खुलती है, बंद हो जाती है, वो वाला। बल्कि वो मैं आपको दूंगा करने को, मैं नहीं करूँगा, वो आप करेंगे। अच्छा जी, कैपिटल कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, सही है। अभी स्टाइलिंग वगैरह मुझे कोई ख़ास रखनी नहीं है, तो हाँ BR लगा देते हैं। ठीक है, एक जर्नल में क्लास बना लेता हूँ। ऑनलाइन क्लास कौन लेता है? बताया नहीं आपने मुझे। रिकॉर्डिंग है ना, अब तो रिकॉर्डिंग अपलोड हो रही है, देख ली वहाँ से, क्या देख लो। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे कहा कि भाई इंपोर्ट करो ./form.css। क्या मैंने कोई फाइल बनाई है यहाँ पे? अब इस पर आप क्लिक करेंगे अगर जाने के लिए, तो क्या कह रहा है? नहीं है। मैं बोलूँगा भाई बना दो, नहीं है तो, ठीक है। तो
फॉर्म फील्ड से क्लास बना लेते हैं, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स, ठीक है। सेव करते हैं। अच्छा क्लास यहाँ देनी पड़ेगी मुझे, ताकि सबको एक मार्जिन बॉटम आ जाए बस, ठीक है। फ़िलहाल इतना काफ़ी है, ठीक है। और एक यहाँ पे एक बटन दे देते हैं, ठीक है, सबमिट, ठीक है। अच्छा सबसे पहले भाई ये जो बटन है मेरा, मुझे पहले ही चेक करना है इसके ऊपर क्लिक पे भाई कि मेरा फंक्शनल है या नहीं है, मतलब ऑन क्लिक इवेंट फायर हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा अभी क्योंकि बटन फॉर्म के अंदर रखा हुआ है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो फॉर्म सबमिट होगा और पेज रिफ्रेश हो जाएगा जैसे वहाँ पे होता था। इस चीज़ को कैसे रोकते थे हम कि पेज रिफ्रेश ना हो? प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये कहाँ से मिलता था प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट आपको? इवेंट लिस्नर के अंदर एक पैरामीटर आ रहा होता है ई का या इवेंट का, वहाँ से मिलता है आपको ये। अच्छा अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक काम करते हैं, ये तो पासवर्ड की फील्ड है ना इनपुट, इसके साथ मैं यहाँ पे एक स्पैन बनाता हूँ और यहाँ पे भी एक बटन रख देता हूँ। लेकिन जो बटन होगा इस बटन की टाइप क्या होगी? बटन होगी, ताकि बटन की तरह वर्क करे। शो पासवर्ड, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, आइकन लगाना भी सीख लेते हैं अभी हाथ के हाथ कि आइकन्स कैसे लगते हैं रिएक्ट में, ठीक है। हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं आइकन लगाने के, लाइब्रेरीज़, मल्टीपल लाइब्रेरीज़ है हमारे पास जो हम यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। लेकिन एक बहुत ही फेमस लाइब्रेरी जो अक्सर रिएक्ट में लोग यूज़ करते हैं, और वो समझ लें कि वो कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लाइब्रेरीज़ है। आपने HTML CSS जब पढ़ी होगी तो आप नॉर्मली आइकन लगाने के लिए क्या फॉन्ट ऑप्शन यूज़ करते होगे आप, ऐसा ही है, या बूटस्ट्रैप आइकन यूज़ करते होगे। तो वो लाइब्रेरी उसके अंदर क्या होता है, हर लाइब्रेरी के आइकन कवर अप होते हैं। उस लाइब्रेरी का नाम है रिएक्ट आइकन्स, ठीक है। अच्छा ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं है, और भी बहुत सारी हैं। एक रीमिक्स आइकन है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है रीमिक्स आइकन। लेकिन मज़े की बात है ये रिमिक्स के आइकन भी आपको यहाँ मिल जाते हैं रिएक्ट आइकन्स के अंदर, तो भाई यही यूज़ कर लो फिर, ठीक है। एक वन स्टॉप शॉप यूज़ करते हैं ना कि एक ऐसी जगह ना सारी चीज़ें मिल जाए आपको, तो ये यूज़ कर लेंगे हम। अब सबसे पहले इसको लगाने का तरीका क्या है, यहाँ पे आप कोई भी थर्ड पार्टी पैकेज अगर यूज़ करोगे, जैसे अगर आप नॉर्मल HTML CSS से प्रोजेक्ट बनाते थे, HTML से जावास्क्रिप्ट को आप करते थे, उसका CDN लगाते थे HTML की फाइल में जाके। बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, कुछ और यूज़ कर रहे हैं, आप क्या ही करते थे ना भाई, बूटस्ट्रैप के इंटरनेशनल में जाते थे, उसका CDN लिंक यूज़ करते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं करना हमें, हम यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर यूज़ कर रहे हैं थर्ड पार्टी, हम उसको इंस्टॉल करेंगे अपने पास। क्या करेंगे? इंस्टॉल। कैसे इंस्टॉल करेंगे भाई? आपके पास कमांड होती है npm npm इंस्टॉल क्या करती है, जर्नल जितने पैकेज और जिसमें चीज़ें पड़ी होती हैं सबको जाके इंस्टॉल कर देती है। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक पैकेज इंस्टॉल करना होगा तो मैं बोलूँगा npm इंस्टॉल और उस पैकेज का नाम। लेट से मुझे रिएक्ट आइकन यूज़ करना है तो मुझे इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसकी सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है, आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है। ये रिएक्ट आइकन यहाँ पे आ गया, इसको पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल करने के लिए ये सिंपल ये कमांड यहाँ दी हुई है, npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकन -सेव। ये सिंपल आपको कॉपी करोगे, यहाँ से लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी कर लो। यहाँ पे आओगे, ये मेरा टर्मिनल है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा इस टर्मिनल को खुले रहने दो, इसको डिस्टर्ब नहीं करो। यहाँ एक न्यू टर्मिनल ऑन कर लो, ठीक है। टर्मिनल्स को ना आप नाम भी दे सकते हो, जैसे आप इसको नाम दे दो यहाँ पे, इस तरह आप आसानी है इसके रीनेम कर दो इसको यहाँ पे रिएक्ट सर्वर, ताकि आपको याद रहे कि कौन सा टर्मिनल क्या काम कर रहा है, ठीक है। इसको फूल वूल लगा लो, इसके अंदर कुछ कलर वलर भर दो, इसके अंदर अपने हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। एक न्यू टर्मिनल है, इसको आप नाम दे दो यहाँ पे भाई, इसका कलर वलर चेंज कर दो, लेट से इसको ग्रीन कर दो, आइकन चेंज कर दो, जो करना है करो। इसको आप नाम दे दो यहाँ पे, ये क्या है मेरा जर्नल है टर्मिनल यहाँ पे, ठीक है। क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे आके पेस्ट कर दोगे npm इंस्टॉल
जो लाइब्रेरी का नाम है वो लाइब्रेरी का नाम लिख दो यहाँ पे। सेव करा मैंने, ये इंस्टॉल हो रही है। नहीं, कहाँ थी, देखी थी आपको। देखो पैकेज डॉट जेसन में वो चीज़ें होती हैं फर्स्ट टाइम जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है ना, जो आपको प्रोजेक्ट बनाते टाइम मिली हैं, वो चीज़ें होती हैं। और वो सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, एक रिएक्ट होती है और एक रिएक्ट डॉम होती है, बस। डिपेंडेंसीज आपको दिखाया था ना, सिर्फ दो चीज़ें होती हैं आपके पास। दिखाया था नहीं दिखाया था, दोबारा दिखा दूँ क्या? सिर्फ दो चीज़ें होती हैं जब आप फर्स्ट टाइम फ्रेश प्रोजेक्ट बनाते हो। उसके बाद आपको कुछ भी इंस्टॉल करना है ना, तो आप इस तरह करते हो और फिर वो पैकेज में जाके सेव होता है। अब मैंने इंस्टॉल कर दिया, इसने मुझे बता दिया कि इंस्टॉल हो गया है। मुझे चेक करना है कि हुआ ही नहीं हुआ, मैं चेक करूँगा, मैं भागूंगा इस फाइल के पास, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं चेक करूँगा डिपेंडेंसीज़ के अंदर आ गया रिएक्ट आइकन्स, पहले नहीं था ये, अब आ गया। दो भी इंस्टॉल करोगे वो सब यहाँ रह के सेव होता है आपका, कि जो चीज़ें आपने इंस्टॉल करी हैं। डिफ़ॉल्ट में खाली दो ही होती है। डिफ़ॉल्ट में बस ये दो चीज़ें आपको मिलती हैं। सर जो ये आइकन इंस्टॉल करने के लिए लिखते हैं npm react icon। npm इंस्टॉल, ये आपको बस यार ये तो लिखना ही लिखना है हाल में। और फिर जिस पैकेज को इंस्टॉल करो उस पैकेज का नाम लिख दो, सही है। ऐसे मुझे कमांड दी हुई, इस कमांड को ऐसे कॉपी करो, वहाँ पेस्ट कर दो, सिंपल। अच्छा, अब इंस्टॉल तो हो गया, अब यूज़ कैसे करना है इसको। लेट से मुझे यहाँ पे पासवर्ड में मैंने शो की जगह मुझे आइकन लगाना है उसका, आई का, ठीक है। आई बाय डिफ़ॉल्ट आई क्लोज होता है ना, क्लिक पे ओपन होता है, तो क्लोज आई, क्लोज का आइकन लगाना है मुझे। तो यहाँ पे आके आप सर्च करो सिंपल आई, ये रहा, इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आ रहा है इस तरह का, इस कंपोनेंट की। अच्छा, आइकन्स भी यहाँ पे कंपोनेंट होता है। रिएक्ट में हर चीज़ कंपोनेंट होती है, हर एक चीज़। आप कुछ भी लगा रहे हो वो क्या होगा, एक कंपोनेंट होगा अपने अंदर। आइकन्स भी यहाँ पे इसलिए क्या है, कंपोनेंट है। तो ये आइकन पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, और कंपोनेंट को क्या होता है, पहले इंपोर्ट करते हो ना, फिर यूज़ करते हो। तो ये रहा, इसका इंपोर्ट वाला कोड यहाँ से कॉपी करो, यहाँ आ जाओ, यहाँ टॉप पे आके इसको लिख दो, और ये आइकन है, इसको यहाँ पे यूज़ कर लो। यूज़ कैसे करना है वो देख लें। ये जो मैंने बटन लगाया है यहाँ पे, इस बटन को मैं हटाता हूँ, इसको नीचे गिरा दो, ठीक है। स्पैन के अंदर अब देखें कैसे लगाएंगे। सबसे पहले क्योंकि मैंने क्या बताया कंपोनेंट है, कंपोनेंट कैसे कॉल करते हैं, पहले लगाएंगे यहाँ पे एंगल ब्रैकेट, जो आपने कॉपी किया उसको यहाँ पेस्ट करेंगे, और ऐसे करके जैसे कंपोनेंट क्लोज करते हो ऐसे ही क्लोज कर दोगे, ठीक है। सेव करते हैं, आ गया, ठीक है। अच्छा, जरा पासवर्ड लिख के जरा इसको यूज करके देखें भाई ये सिर्फ आइकन है, ये आइकन लगाया सिर्फ मैंने, ये फंक्शनैलिटी बनानी है हमें, ये सिर्फ आइकन है बस। अच्छा, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं ज़रा, एक काम करते हैं, ये जो मेरा इनपुट और ये स्पैन है ना, इसको सिंपल एक डिव देते हैं। यहाँ पे आके इसको मैं क्लास दे देता हूँ, लेट से पासवर्ड फील्ड फॉर्म डॉट सी एस के अंदर आओ, डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। सेंटर हो गया, इसको गैप दे देते हैं 10 पिक्सल्स, ठीक है। अच्छा, अब इसको ना कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। लेट से मैं चाह रहा हूँ इसका साइज़ जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, जो आप चाह रहे हो। इसके ऊपर आपको ना एक एट्रीब्यूट मिलता है साइज़ का, इससे आप साइज़ को एडजस्ट करते हो। सिर्फ नंबर लेता है यहाँ पे। लेट से अगर मैं कर दूँ 10, तो देखिए कितना छोटा हो गया ये। मैंने कर दिया यहाँ पे लेट से 17, ठीक है। आई थिंक ये इनफ है। कलर भी इसका यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक मिल रहा होता है प्रॉपर्टी कलर, लेट से आप जो रखना चाह रहे हो, लेट से मैं रखना चाह रहा हूँ रेड हो जाएगा ये, ठीक है। CSS की
फाइल में डायरेक्टली ऐड कर सकते ये डायरेक्टली इस रिएक्ट आइकन सपोर्ट करता है कि आप डायरेक्टली आइकन्स पे जो है साइज अपडेट कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसको फंक्शनल हमें करना है बाद में, अभी बस हमने सिंपल यहाँ पे ये चेक करना है कि क्लिक का इवेंट फायर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँगा सिंपल यहाँ पे, अच्छा ज़रूरी नहीं क्लिक सिर्फ बटन पे लगे, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो क्लिक, बटन पे ज़रूरी नहीं है, सिर्फ नॉर्मली लोग बटन पे लगाते हैं लेकिन आप कहीं भी लगा सकते हो। अच्छा, अब मुझे लट से इस पर लगाना है, आइकन के ऊपर या स्पैन पे लगाना है, ये जो स्पैन हुआ आइकन पर डायरेक्ट नहीं है, मेन पैरेंट पे लगाते हैं हमेशा। तो सबसे पहले क्या करूँगा इवेंट लगाने के लिए, ऑन क्लिक, ठीक है। अच्छा अब ये जो चीज़ बताने आ रहा हूँ तो गौर से सुनिएगा, ये फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ सिर्फ मैं, और आगे उनके मल्टीपल जगहों पे मैं यूज़ करनी है तो मैं बार बार नहीं रिपीट करूँगा इसको, इसलिए फर्स्ट दफ़ा पहली दफ़ा में गौर से इसको सुनना है। देखें, ऑन क्लिक पे मुझे क्या करना है, कोई काम करवाना होगा, भाई मैं क्लिक करूँ तो ये कुछ कंसोल आ जाए, सिंपल हेलो कंसोल आ जाए, हेलो, मैं ये काम करवाना चाह रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट में अभी हम कैसे करते थे, वहाँ भी मैंने आपको चीज़ बताई थी, बल्कि हमारे पास दो अप्रोच होती हैं, या तो मैं अगर एक फ़ंक्शन बनाऊँ सेपरेटली और उस फंक्शन को पॉइंट करवा दूँ, बताया था ये, एक होता है फंक्शन पॉइंट करवाना, एक होता है फंक्शन कॉल करना। क्या डिफरेंस होता है दोनों में, मुझे याद है मैंने बहुत डिटेल में बताया था ये। फंक्शन कॉल करने में फंक्शन हम बाहर बनाते हैं। नहीं, वो तो वैसे ही बाहर ही बनाता है, हैं। वो 1 2 3 होगा आई थिंक, मिस सैरिश को पता होगा। क्या डिफरेंस होता है भाई, बता चुका हूँ ये। राउंड ब्रैकेट्स क्या, तो भाई तुम लोग की याददाश्तें बहुत अच्छी हैं भाई। दो तरीके, फंक्शन पॉइंटिंग और फंक्शन कॉलिंग में डिफरेंस ये होता है, अगर मैं फंक्शन कॉल करूँगा तो वो इमीडिएटली कॉल हो जाएगा, मेरे क्लिक का वेट नहीं करेगा। फंक्शन पॉइंट का डिफरेंस ये होता है कि वो मेरे क्लिक का वेट करेगा, बताया था ये, दोबारा करके दिखाता हूँ, देखें यहाँ पे, पहले देख लें फिर लिख लीजिएगा, और इसको एक दफ़ा लिख लें चीज़ को अपने पास, क्योंकि बार बार ये चीज़ आएगी, मैं बार बार नहीं बताऊँगा। पहले यहाँ देख लें, अब लिखने का टाइम दे दूँगा, ज़रा लिख लीजिएगा, पहले यहाँ देख लें। मेरे पास सिंपल एक फंक्शन बना हुआ है, कॉन्स्ट हैंडल क्लिक, मैं नाम दे दिया इसका, या कुछ भी नाम लट से रख देते हैं अभी फ़िलहाल, कॉन्स्ट माई फंक्शन रख देता, ठीक है। मैंने फंक्शन बनाया सिंपल, ये कंसोल करेगा क्या, हेलो वर्ल्ड, सही है। अब दो तरीके हैं इस फंक्शन को मुझे यहाँ पे लगाना है, या तो मैं क्या करूँगा इस फंक्शन को, ये काम वहाँ भी किया था हमने, बस फ़र्क के हमने ऐड इवेंट लिस्नर के अंदर किया था, यहाँ हम ऑन क्लिक के अंदर कर रहे हैं, वहाँ हमने ऐड इवेंट लिस्नर के अंदर किया था, काम वही किया था जो भी मैं करने वाला हूँ। अब दो तरीके हैं, या तो मैं इस फंक्शन को यहाँ पे करके ऐसे कॉल करूँ, या मैं क्या करूँ पॉइंट कर दूँ, इसे कहते हैं पॉइंट करना। याद आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत। अब कॉल करने और पॉइंट करने में क्या डिफरेंस है, मैंने यहाँ पे किया, इसको कॉल डायरेक्टली कॉल कर दिया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, कंसोल खोलते हैं, हेलो वर्ल्ड आएगा लिखा हुआ, मैंने क्लिक किया बटन पे, अभी तक नहीं किया, क्यों, क्योंकि फंक्शन अगर आप इमीडिएटली कॉल कर दोगे ना तो ये आपके क्लिक का वेट नहीं करेगा। अब दूसरा तरीका क्या होता है कि अभी कॉल नहीं, पॉइंट कर दो, क्या कर दो, पॉइंट कर दो, कॉल नहीं करो। पॉइंट का मतलब होता है कि अब मेरे क्लिक का वेट करेगा। चेक करते हैं, रिलोड किया मैंने, नहीं आया, अब मैंने क्लिक किया यहाँ पे, तो मल्टीपल टाइम क्लिक कर रहा हूँ ना मैं, मल्टीपल टाइम इस पर उंगली यूं यूं कर रहा हूँ तो आ रहा है, सही है, समझ में आया। ये होता है फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन पॉइंटिंग। अब मिसाल के तौर पे भाई ये सब बता चुका था, दोबारा बताना पड़ रहा है मुझे। अभी जो हेलो वर्ल्ड का मैसेज है तो मैंने स्टैटिक रखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि हेलो वर्ल्ड का मैसेज बाहर से आए, बाहर से कोई फंक्शन में पैरामीटर पास करेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, सही है। तो अगर मैं इसको यहाँ से भिजवाना चाह रहा हूँ तो मुझे तो फिर यहाँ पे इसको कॉल करना पड़ेगा, वो यहीं से तो भिजवाऊँगा मैं ऐसे करके। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही भाई। मुझे अगर आर्गुमेंट भिजवाना है फंक्शन के अंदर तो फंक्शन को लास्ट पहले कॉल करूँगा तभी तो आर्गुमेंट भिजवाऊँगा, ऐसा है ऐसा नहीं है।
अब ये मैं यहाँ पे भिजवा रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, इसके आर्गुमेंट में ये यहाँ पे रिसीव होगा मैसेज के अंदर और यहाँ पे ही कंसोल हो जाएगा। समझ में आया क्या किया ये अली? अब चेक करते हैं, रिलोड किया मैंने, हेलो वर्ल्ड तो आ रहा है, लेकिन मसला है कि मेरी क्लिक का वेट ही नहीं कर रहा है ये मैं पैरामीटर से भिजवाया मैंने ये, लेकिन मसला ये है कि ये कॉल हो गया ना यहाँ पे, तो ये तो वेट ही नहीं कर रहा बटन। अब मसला है चलो कॉल नहीं करेंगे, पॉइंट कर देते हैं, तो लेकिन मैं पैरामीटर में कैसे भिजवाऊँ डेटा, फिर ये इशू है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं कॉल बैक फंक्शन। कैसे? मुझे कॉल भी नहीं करवाना है इमीडिएटली, लेकिन मुझे आर्गुमेंट भी भिजवाना है, उसके लिए कॉल करवाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, कॉल बैक फंक्शन पास कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, एक एम्प्टी कॉल बैक फंक्शन, एम्प्टी एरो फंक्शन पास कर देते हैं, और उसके अंदर आके अपने जो फंक्शन है उसको कॉल करके जो हमें काम करना है हम करवा देते हैं। अब ये जो यहाँ कॉल हो रहा है ये इमीडिएटली कॉल नहीं हो रहा, ये इस फंक्शन का वेट करेगा। जब ये बाहर वाला फंक्शन चलेगा तब ये अंदर वाला फंक्शन चलेगा, और बाहर वाला फंक्शन कब चलेगा, जब इस पर क्लिक होगा। ये पूरी चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, ना आप रिकॉर्डिंग निकाल के देख लें पुरानी इवेंट्स की, इवेंट्स में बताया था, मुझे ये भी याद है, इवेंट्स जब पढ़ा रहा था। याद है किसी को थोड़ा बहुत? तुम लोग डॉम वाले हो? चलो अब पढ़ लिया, अब पहले इसकी वर्किंग देखते हैं ज़रा। रिलोड किया, नहीं आ रहा, ठीक है ठीक है। इसको अपने पास लिख लो कि फंक्शन पॉइंटिंग और फंक्शन कॉलिंग में क्या डिफरेंस है। सर अगर हमें आइकन को एक्सटर्नल फाइल में एक्सेस करना है तो हम कैसे क्लास हम दे सकते हैं आइकन? नहीं, हाँ कर सकते हो क्लास दे सकते, लेकिन क्लास से क्या करोगे? कोई भी अगर हमें आइकन को पासवर्ड के अंदर इनपुट के अंदर लाना है तो उससे क्लास से थोड़ी कुछ करोगे, आपको आइकन उठा के वहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा, जहाँ यूज़ करना है ना फाइल्स में आइकन को इंपोर्ट करना पड़ेगा वहाँ पे, अगर हम कोई भी स्टाइलिंग अगर करना चाहें इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्लास वगैरह नहीं लगेगी? क्लास लग जाएगी इसके ऊपर, लेकिन क्लास लगने से आइकन वहाँ थोड़ी आ जाएगा। आइकन स्टाइल, क्लास का काम तो स्टाइलिंग होता है ना, तो स्टाइलिंग के लिए क्लास इनपुट के अंदर तो इनपुट नहीं होगा क्योंकि इनपुट तो सेल्फ लोडिंग, समझा नहीं मैं। आइकन इनपुट के अंदर हम नहीं हो रख सकते हो, सेल्फ लोडिंग है। वैसे नहीं रख सकते, आप जुगाड़ लगाए करोगे, एक डिव लोगे, इनपुट रखोगे, एक मिनट इनपुट लोगे, फिर पोजीशन से उसको सेट करोगे स्टाइलिंग है। स्टाइलिंग से। हाँ क्या कह रहे हो भाई? फंक्शन पॉइंटिंग में क्या होता है कि फंक्शन इमीडिएटली कॉल नहीं होता, वो वेट करता है इवेंट के होने का। पहले लिख लो फंक्शन पॉइंटिंग को। फंक्शन पॉइंटिंग में इवेंट इमीडिएटली कॉल नहीं होता, वो इवेंट के होने का वेट करता है। इवेंट मतलब क्लिक। फंक्शन कॉलिंग में क्या होता है कि फंक्शन इमीडिएटली कॉल हो जाता है, इवेंट का वेट नहीं करता। और अगर आप फंक्शन को कॉल भी करना चाह रहे हो लेकिन इमीडिएटली कॉल नहीं करना चाह रहे तो आप कॉल बैक फंक्शन वाला सहारा ले सकते हो, जैसे मैंने भी आपको दिखाया है। फंक्शन कॉल में क्या होता है सर? फंक्शन इमीडिएटली कॉल हो जाता है, एक्शन के होने का वेट नहीं करता, जबकि पॉइंटिंग में वेट करता है वो। भाई इसको दिमाग में बिठा लेना अपने को कि अब ये बाद में मैं नहीं बताऊंगा, ये बहुत जगहों पे मैं यूज़ करना है इस तरीके से, जगह जगह यूज़ करेंगे, मतलब बहुत जगहों पे नहीं, हर जगह यूज़ करेंगे ये चीज़। क्लियर है? सर आपने फंक्शन फॉर्म के अंदर बनाया, फंक्शन के अंदर बाद में बना। अच्छा एक और चीज़, नॉर्मली प्रैक्टिस क्या होती है, हम रिटर्न से पहले ना कंपोनेंट के अंदर, लेकिन रिटर्न से पहले यहाँ सारी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, जो हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लिखना चाह रहे होते हैं ना, वो सारी की सारी यहाँ लिखते हैं। बाहर बहुत रेयर केस, बहुत कोई स्पेसिफिक सिनेरियो होता है जो हम लेके जाते हैं, लेकिन हम इधर अंदर सारा काम जावास्क्रिप्ट में करते हैं। सही है? कोई सवाल? रिटर्न के बाद HTML करते हैं। कोई एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लिखनी है हमें, हम यहाँ लिखते हैं कंपोनेंट के अंदर, बट रिटर्न से पहले, रिटर्न के बाहर, मतलब एक स्टैंडर्ड है।
अंदर लिख ही नहीं सकते, अंदर HTML लिख सकते हो सिर्फ, क्योंकि अंदर JSX है और JSX क्या करता है, HTML रिटर्न करता है। सर हमें एक्सेस करना है, हमें किसी भी HTML एलिमेंट की जो हम रिटर्न करवा रहे हैं उन्हें एक्सेस करना है। कैसे एक्सेस करना है? अच्छा जी, इतनी देर करती हो ना एहसान मानो, वरना पूरा दिन तो इससे होता ही नहीं है। बताओ भाई, इनका पूरा दिन सही नीचे नहीं जाता। भाई इतनी गर्मी हो रही है, गर्मी तो हो रही है। हाँ, थैंक यू सर सो पता है मच। कहाँ कहाँ से ऐसे इंटरफेयर भी करने आ क्लास जाते हैं में हमारे क्लास में लोग। अच्छा जी, यहीं से फेंकूंगी ना, सीधा बाहर जाओगे। बस अगर यहाँ से बाहर नहीं किया फिर ऑन क्लिक क्लियर हो गया। अच्छा, अब सवाल है कि अच्छी अप्रोच क्या होती है। फंक्शन बना के अगर लेट से मुझे कोई आर्गूमेंट नहीं भिजवाना, मेरे पास जो फंक्शन है उसमें कोई पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है, मुझे सारा जो है वो हार्ड कोड है, ठीक है। अगर समझे ये वाला केस है जिसके अंदर कोई आर्गूमेंट की नीड नहीं है मुझे, बट डायरेक्टली हार्ड कोड है, तो अब अच्छी अप्रोच क्या होती है, मैं कॉल बैक फंक्शन यूज़ करूँ या मैं डायरेक्टली फंक्शन को इस तरीके से पॉइंट कर दूँ, ऐसे, तो डायरेक्ट कर देना क्योंकि हार्ड ठीक है। अब देखें ये कम्प्लीटली आप सिनेरियो पे डिपेंड कर रहा होता है आपके, आप ऐसे पॉइंट भी कर सकते हो या कॉल बैक फंक्शन बना के आप कॉल भी कर सकते हो, दोनों चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। इसका फ़ायदा क्या है, चीज़ें थोड़ी सी आपका कोड रीडेबल रहता है। मैं यहीं पे फंक्शन बना के ऐसे कॉल करूँगा तो वो थोड़ा सा रीडेबिलिटी इश्यूज आते हैं, इसमें थोड़ा कोड आपका रीडेबल रहता है, ठीक है। तो अगर आपको पैरामीटर की नीड नहीं है, अगर आपको पैरामीटर नहीं लेना फंक्शन के अंदर, तो बेस्ट अप्रोच ये होती है कि आप सिंपल फंक्शन को पॉइंट करो, उसको जाके बाहर बना लो। ये परफॉर्मेंट वाइज भी अच्छा होता है। जो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन बनाते हैं ना, इधर ही सारा काम कर रहे होते हैं, कोई इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस इशूज़ होते हैं उसके अंदर, आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, ठीक है। तो अगर आपको आर्गूमेंट नहीं लेना फंक्शन में, तो बेस्ट अप्रोच क्या है कि आप फंक्शन को यहाँ पे पॉइंट करो और बाहर बना लो। क्लियर है? ऑन क्लिक समझ में आ गया? ऑन क्लिक किस तरीके से वर्क कर रहा है, सेव कर रहा हूँ मैं दोबारा, प्रॉपर चल रहा है ये, ठीक है। ऑन क्लिक में कोई मसला, कोई सवाल? अच्छा, अब हम जाते हैं फॉर्म के सबमिशन के ऊपर, ठीक है। जैसे वहाँ पे आपको एक इवेंट था सबमिट का, ऐड इवेंट लिस्टिंग के अंदर आप पास करते हैं सबमिट का इवेंट, इवेंट्स याद करें, इवेंट्स जावास्क्रिप्ट के। सबमिट का इवेंट कहाँ लगाते थे हम? बटन पे, फॉर्म पे, इनपुट पे, फॉर्म पे, ठीक है। बटन वहीं लगता, फॉर्म पे लगता है सबमिट का इवेंट, यहाँ भी फॉर्म पे लगता है। और फ़र्क क्या है, उसको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ऑन सबमिट। अच्छा, एक और चीज़, अब जब रिएक्ट पढ़ लें तो साथ के हाथ प्रैक्टिसेस भी जो है वो अपने पास रखें, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस होती हैं रिएक्ट में। एक ज़रूरी तो नहीं है ये, मैं ये नहीं बोला कि मस्ट है, रिक्वायर्ड है, अगर आप ये नहीं करेंगे कोड में एरर आ जाएगा, आपकी एप्लीकेशन चलेगी नहीं, सब होगा, लेकिन कुछ बेस्ट प्रैक्टिस हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। जब भी रिएक्ट में फंक्शन का नाम बना रहे हैं ना आप, कोई भी फंक्शन का नाम लिख रहे हैं, उसके पहले चेंज लगा दें और आखिर में हैंडलर लगा दें। मतलब मेरे फंक्शन का क्या नाम है, माई फंक नाम है इसका, मैंने माई फंक्शन। अब मैं यहाँ पे ऐसे नाम नहीं रखूँगा, मैं क्या रखूँगा, माई जो नाम है वो लिखा माई फंक्शन चेंज हैंडलर। देखो ये सिर्फ एक नेमिंग कन्वेंशन है, मतलब एक स्टैंडर्ड है कि आप जो भी अपने फंक्शन का नाम रख रहे हो ना, उसके लास्ट में लगा लो ऐसे चेंज हैंडलर। क्या लगा लो? चेंज हैंडलर। ये कोई रूल नहीं है, ये कोई नेसेसरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, बस एक रिएक्ट की प्रैक्टिस है। आपको कोई भी अगर रिएक्ट का कभी कोड देखो ना, किसी भी एप्लीकेशन का कोड देखो, वहाँ पे आपको इस तरह के फंक्शन बने हुए मिलेंगे, हैंडलर आ रहा होगा, चेंज आ रहा होगा। तो ये एक स्टैंडर्ड है, एक प्रैक्टिस है, हर फंक्शन में लगाना अच्छी प्रैक्टिस है, मस्ट नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, एक अच्छी प्रैक्टिस है, बस रिएक्ट की प्रैक्टिस है। सही है?
अब लेट से मुझे ये मेरा फंक्शन, मुझे ये नाम मैंने पहली बात है माई फंक, इसका नाम आपने सही नाम देना है, ये तो मैंने ऐसे बात दे दिया, कोई ढंग का नाम देना है। जैसे ये क्या कर रहा है, क्लिक कर रहा है ये, तो मैं यहाँ पे क्या नाम दूंगा, पासवर्ड पे काम हो रहा है ना ये, तो यहाँ मैं इसका नाम दूंगा लेट से शो हाइट। अच्छा, फंक्शन का नाम अगर बड़ा हो रहा है तो वो मसला नहीं है, होने दो। शो हाइट पासवर्ड चेंज हैंडलर, ठीक है। नाम बड़ा हो रहा है, होने दें, कोई इशू नहीं है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए इस तरीके से। और आखिर में ऐसे चेंज हैंडलर आना चाहिए। कोई सवाल? अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है आपका नाम तो शो हाइड हटा दें, शो पासवर्ड कर दें सिर्फ इसको, ठीक है। लेकिन बेस्ट है शो हाइड नहीं, लेकिन आपको डिस्क्रिप्टिव लग रहा है कि क्या कर रहा है, फंक्शन का नाम पढ़ के समझ में आना चाहिए फंक्शन क्या कर रहा है। फंक्शन की लेंथ बड़ी हो रही है, होने दें, कोई इशू नहीं है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव मीनिंगफुल होना चाहिए फंक्शन का नाम। और लास्ट में चेंज हैंडलर, ठीक है। अच्छा जी, अब सबमिट पे आते हैं। सबमिट है, फॉर्म है, तो मैं क्या बोलूँगा इसको, अच्छा चेंज, अगर आपको मसला लग रहा है तो चेंज हटा दें, लेकिन हैंडलर लगाएं लाजमी, आखिर में चेंज हटा दें, हैंडलर लगाएं बस लाजमी। इट मीन्स कि हैंडल कर रहा है इस चीज़ को। यहाँ गया फॉर्म सबमिट हैंडलर, ठीक है। एक फंक्शन मैंने यहाँ पे लगा दिया, पॉइंट कर दिया, तो इसको यहाँ पे क्या करूँगा, आके बना लूँगा कॉन्स्ट फॉर्म सबमिट हैंडलर इज इक्वल्स टू। अच्छा, अब हम प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करते थे पहले फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो वो हम कैसे करते थे, वहाँ पे हम कॉलबैक, अगर आपको याद हो इवेंट लिस्नर्स के अंदर जावास्क्रिप्ट में हम कॉलबैक फंक्शन पास करते थे, उस कॉलबैक फंक्शन के पैरामीटर में मुझे ई मिलता था। अब यहाँ तो मैंने फंक्शन कॉलिंग वाली अप्रोच यूज़ ही नहीं करी, मैंने पॉइंट वाली अप्रोच यूज़ करी है। अगर मैं यह कॉल करता तो मुझे ई मिलता ना यहाँ पे पैरामीटर में, लेकिन मैंने तो यहाँ पे कॉल नहीं किया, तो मुझे ई कैसे मिलेगा, बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा आपको। जब आप कोई फंक्शन पॉइंट कर रहे हैं ना, तो उस फंक्शन के बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में आपको ई मिल जाएगा, खुद ब खुद ही मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर आपको कंसोल कराऊँ यहाँ पे ई डॉट टारगेट, ई डॉट टारगेट क्या होता है, जिस पे आपने क्लिक किया है वो टारगेट एलिमेंट होता है। हम चेक करते हैं ज़रा, रिलोड किया, ये मेरा फॉर्म है, मैंने फॉर्म को सबमिट किया। अच्छा, अभी क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट हो रहा है इसलिए मसला कर रहा है। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। अब चेक करते हैं, क्वेश्चन मार्क हटा दो, फॉर्म सबमिट करते हैं, आ गया फॉर्म, तो इसका मतलब ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो फॉर्म सबमिट पे हम जब भी फॉर्म हैंडलिंग कर रहे हैं, फॉर्म सबमिशन के लिए हम ये बना लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, क्या मिसिंग है, डेटा। फॉर्म सबमिट तो हो गया, लेकिन खाली फॉर्म सबमिट कर मैं क्या करूँगा भाई, इनपुट की फील्ड्स कहाँ हैं, इनपुट का डेटा गेट करना है। वहाँ पे कैसे करते हैं इनपुट का डेटा गेट, ई डॉट टारगेट डॉट करके उसकी आईडी या नेम पे जाते थे और डॉट वैल्यू तो उसकी वैल्यू उठा लेते थे। यहाँ भी आप ऐसा काम कर सकते हैं, लेकिन आपने कभी गलती से करना नहीं है। मैंने क्या कहा, यहाँ पे भी आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन आपने करना नहीं है। भाई क्यों नहीं करना जब कर सकते हैं, तो सवाल है ना भाई, उसकी रीज़न क्या। अच्छा, ये ई डॉट टारगेट डॉट आईडी इनपुट की डॉट वैल्यू, इसे मैं कर क्या रहा होता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ ये असल में, क्या कैसे, वो तो कर रहा हूँ, लेकिन इसका एक वर्ड है जो मैं, ये वैल्यू कहाँ से आ रही है मेरे पास, जिसको आपने टारगेट, वो वर्ड नहीं आ रहा अभी तक किसी के मुंह से। भाई ई डॉट, ये डॉट डॉट कहाँ जा रहा हूँ मैं, अंदर जा रहे हो, किसके अंदर जा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं ना, ऑब्जेक्ट नहीं है, डॉम, डॉम की नोड्स है ना भाई। ई डॉट टारगेट फॉर्म पे आ गया, अब डॉट करके इनपुट की आईडी पास की तो उस फॉर्म के इनपुट पे चला गया, तो डॉम है ना, डॉम के नोड्स है ना ये। अब वहाँ पे क्या होता है, आपको एक ही डॉम होती है, रियल डॉम, एक्चुअल डॉम जो होती है आपकी वो एक ही होती है, तो वहाँ पे तो हम काम कर सकते हैं ऐसा। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि हम एक्चुअल डॉम से, हमारा यहाँ पे ताल्लुक़ नहीं है कोई, हमारा यहाँ पे एक्चुअल डॉम से ताल्लुक़ नहीं है। आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, एक्चुअल डॉम से ताल्लुक़ तो है, ये कैसे आ रहा है, वरना डॉम से ही तो आ रहा है।
भाई ये वर्चुअल डॉम एक्चुअल को अपडेट कर रहा है, आपको पूरा समझाया था ना यहाँ पे। हम एक्चुअल डॉम को अपडेट नहीं करते हैं यहाँ पे रिएक्ट में, वर्चुअल डॉम को अपडेट करते हैं हम, और वर्चुअल डॉम एक्चुअल को अपडेट करता है। तो यहाँ पे बीच में एक मिडिल मैन है, इसका नाम है वर्चुअल डॉम। तो भाई वर्चुअल डॉम हमें मना करता है कि मेरे होते हुए आप एक्चुअल डॉम पे क्यों जा रहे हो डॉट कर करके, मैं हूँ, मुझे यूटिलाइज करो। तो अब इसे कैसे यूटिलाइज करें इनपुट्स की वैल्यू गेट करने के लिए। तो अब हम एक नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है हुक्स। क्या नाम है? हुक्स। भाई हुक्स क्या होता है रिएक्ट में? हुक्स की डेफिनेशन लिखने लगे हैं। अच्छा डेफिनेशन नहीं, पॉइंट्स हैं इनके, पॉइंट्स में लिख लो कि मल्टीपल चीज़ें लिखवानी है, पॉइंट्स में लिख लें। सबसे पहला पॉइंट, हुक्स आर स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस। मैं मेहनत करवाओगे तुम मुझे यार, अली भाई मेहनत करवाओगे खामखा मुझे यार। दूध तो यार यार ये वो ऑफिस का आता है ना हमारा सामान। एक काम करो, ये वैसे ब्लैक स्क्रीन है तुम्हें दिखेगा ही नहीं, यहीं लिख देता हूँ। रुक जाओ लिखवा रहा हूँ, या इसको टॉप पे लिख दो बिल्कुल। बोला है भाई ये तो सभी चीज के नाम बता हुक्स, ठीक है। पहला पॉइंट, हुक्स दिख रहा है, जूम करूं? आर स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस इन रिएक्ट, ठीक है। लिख लिया? लिख लो, मैं समझाता हूँ मैं क्या मतलब है इसका। लिख लिया सबने? अच्छा देखिए ज़रा सुने, हुक्स क्या होता है? हुक्स बेसिकली स्पेशल टाइप के फंक्शंस होते हैं। जैसे नॉर्मल फंक्शंस बनाते हैं हम, वैसे ही फंक्शंस होते हैं, लेकिन स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं रिएक्ट जो प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट, इसकी पहचान क्या है कि भाई अगर मैं कह रहा हूँ कि फंक्शन है, तो भाई फंक्शन और हुक में क्या डिफरेंस रह गया? फिर सेम ही चीज़ है ना भाई। फंक्शन अगर मैं कह रहा हूँ तो फंक्शन भी कहूँ, हुक्स कहूँ, एक ही बात है। इसकी पहचान क्या है कि हमेशा स्टार्ट होता है यूज़ के कीवर्ड से। अभी देखते हैं उसको, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इसे आप कहाँ कॉल करोगे? जहाँ दिल से वहाँ कॉल नहीं कर सकते। फंक्शन के टॉप लेवल के ऊपर कॉल करोगे, ना किसी चीज़ के अंदर, ना किसी नेस्टेड फंक्शन के अंदर से कॉल कर सकते हो। हमेशा कंपोनेंट के टॉप लेवल पे कॉल होंगे। अब क्या मतलब इन तीनों चीज़ों का ज़रा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हम सबसे पहले अपना पहला हुक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है यूज स्टेट। क्या नाम है? इसे हम इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट से। स्टेट क्या है? बताता हूँ मैं, रुक जाओ ना। अच्छा अब इसको सबसे पहले इसको इंपोर्ट कैसे करते हैं या कॉल कैसे करते हैं?
देखिए सबसे पहला काम तो ये कि हमें कहाँ से मिलता है, रिएक्ट से मिलता है, ठीक है। कैसे, और इसको कॉल कहाँ करना है, टॉप लेवल ऑफ कंपोनेंट। सर कंपोनेंट का टॉप लेवल क्या होता है, ये कंपोनेंट मेरा यहाँ पे कौन सा फॉर्म कंपोनेंट है ना, ये फॉर्म, तो कंपोनेंट के जस्ट बिसाइड ये कंपोनेंट का टॉप लेवल कहलाता है। अगर मैं इसको इस फंक्शन के अंदर कॉल करूँ यहाँ पे, तो ये नहीं होगा कॉल, मुझे एरर देगा रिएक्ट। मैं किसी नेस्टेड फंक्शन के अंदर कॉल नहीं कर सकता, यहाँ कॉल नहीं कर सकता, जेएक्स के अंदर कहाँ कॉल करूँगा, कंपोनेंट के टॉप लेवल पे। ये इसका टॉप लेवल है, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे भाई, इसको इंपोर्ट कैसे करेंगे, तो या ऊपर रिएक्ट उठाते हो यहाँ से, ये रिएक्ट, ये यहाँ से मिलता है मुझे रिएक्ट। एक मैंने बताया एक ऑब्जेक्ट है आपको, यहाँ से आपको बहुत सारे मेथड्स और चीज़ें मिलती हैं, फंक्शंस मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें और दूसरी मिलती हैं। तो रिएक्ट डॉट यूज़ स्टेट, देखें जितना मैंने यूज़ यहाँ लिखा ना, यूज़, ये सारे जितने भी आ रहे हैं सब हुक हैं, ये जो सारे यूज़ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये सारे हुक्स हैं, ठीक है। वन बाय वन हम हुक्स पढ़ेंगे। पहला हुक हमारा आज है यूज़ स्टेट, और क्योंकि हुक्स क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं स्पेशल टाइप के, तो इसको मैं क्या करूँगा, ऐसे कॉल करूँगा। समझ में आया, कॉल करने का काम कैसे करता है, होता है क्या है, अभी उस पर आते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट यूज से स्टार्ट होगा, दूसरा पॉइंट कंपोनेंट के टॉप लेवल पे कॉल करेंगे, और तीसरा पॉइंट के फंक्शन होता है, इसलिए उसको यहाँ पे ऐसे कॉल करना पड़ेगा ब्रैकेट्स के साथ। तीनों पॉइंट समझ में आ गए। इसका मकसद ये हुआ कि यूज स्टेट मिलता कहाँ से मुझे, ये रिएक्ट उठाते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ये रिएक्ट एक ऑब्जेक्ट है, देखो ये रिएक्ट लाइब्रेरी है, यहाँ से मैंने एक ये रिएक्ट नामी कुछ उठाया है। अब ये कुछ जो है ना, ये एक ऑब्जेक्ट होता है रिएक्ट का, इसके अंदर मुझे सारा रिएक्ट का जो मटेरियल है वो मिल रहा है। तो मैं अब मुझे यूज स्टेट एक्सेस करना है, तो मैं ऐसे करूँगा रिएक्ट डॉट यूज स्टेट। ये रिएक्ट के अंदर सारी चीज़ें मुझे मिल रही होती हैं, जो रिएक्ट एक ऑब्जेक्ट है, और किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर आपको उसकी प्रॉपर्टी या फंक्शन निकालना है तो आप डॉट करके निकालते हो, ऐसा ही है। अच्छा, आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग, बताया था क्या होता है, क्या करता है वो ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग, ऑब्जेक्ट की कीज को हम वेरिएबल डायरेक्टली निकाल सकते हैं बाहर, ऐसा ही है। तो अगर ये रिएक्ट एक ऑब्जेक्ट है और ये यूज स्टेट उसकी की है, तो मैं रिएक्ट डॉट यूज स्टेट लिखूँ तो मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। अगर मैं रिएक्ट डॉट यूज स्टेट लिखूँ, या मैं रिएक्ट से डायरेक्टली डी स्ट्रक्चर करके यूज स्टेट निकाल लूँ, एक ही बात है। मैं वो बोला था, मैं परेशानी दूर हो जाएगी अभी, एक ही बात है। दोबारा सुना भाई, अगर रिएक्ट एक ऑब्जेक्ट है और मैं डॉट करके उसकी वैल्यू निकाल लूँ, जावास्क्रिप्ट की चीज़ है, रिएक्ट की चीज़ नहीं है। मैं बताऊंगा भाई दोबारा क्या होता है, ये रिएक्ट की चीज़ नहीं है। अब जावास्क्रिप्ट कोई चीज़ बताऊंगा नहीं मैं आपको, मैं ये सपोज कर रहा हूँ आप जावास्क्रिप्ट पढ़ के आ रहे हैं। ये जावास्क्रिप्ट का टॉपिक है ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग। हम क्या कर सकते हैं, अगर मेरे पास जैसे रिएक्ट एक ऑब्जेक्ट है और इसकी एक फंक्शन है इसका, तो ऑब्जेक्ट से किसी फंक्शन पे जाने के लिए डॉट करके जाते हैं। तो अब मैं ऐसे इसका फंक्शन एक्सेस करूँ या मैं डायरेक्टली डी स्ट्रक्चर कर लूँ यहाँ से उस फंक्शन को, तो एक ही बात है। याद आया? तो भाई अब रिएक्ट डॉट यूज स्टेट के बजाय डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ मैं, यूज स्टेट ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर हुआ भाई? स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है ना। अच्छा जी, क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम रिएक्ट पढ़ लेना उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ये इतनी लंबी मैंने करी है, मैं डायरेक्टली यूज स्टेट ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन उस टाइम आप परेशान होता है कि यार ये कैसे कैसे लिख दिया, तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। अभी तो और लंबी होगी थोड़ी सी। अब भाई यूज स्टेट है क्या, इसमें मुझे मिलता है क्या? ये भाई अगर ये फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ तो फंक्शन कुछ लोग रिटर्न करते हैं ना, देखते हैं ये क्या रिटर्न करता है। मैं लिखा है कॉन्स्ट लेट्स से स्टेट, मैंने कहा जरा कंसोल करो स्टेट में क्या आ रहा है। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें ऐड कर लें, ये यूज़ किस लिए होता है? इट इज़ यूज फॉर स्टेट मैनेजमेंट। ये वर्ड भी आपने बहुत सुना होगा रिएक्ट के अंदर, स्टेट मैनेजमेंट। सुना है वर्ड ये? नो तुमने पूछा ना स्टेट क्या होता है? स्टेट
ये स्टेट के आगे मैनेजमेंट लगा दो, स्टेट मैनेजमेंट। अच्छा जी, तो ये कुछ रिटर्न करता है भाई, देखते ज़रा क्या रिटर्न कर रहा है, मुझे भी नहीं पता भाई क्या कर रहा है, देखते हैं ज़रा। मैंने एक कंसोल लगा दिया यहाँ पे और चेक करते हैं क्या आ रहा है। रिलोड किया मैंने, क्या आ रहा है स्टेट के अंदर, क्या आ रहा है? अनडिफाइन तो आ रहा है, एक एरे आ रहा है मेरे पास भाई। अनडिफाइन दिख गया, इतना बड़ा एरे नहीं दिखा बाहर। ये वही हिसाब है, वो वाइट बोर्ड पे किसी ने ब्लैक डॉट मारा तो आप अगर पूछें सामने क्या था, बोलेंगे ब्लैक डॉट दिख रहा है, इतना बड़ा वाइट बोर्ड नहीं दिख रहा आपको भाई। एरे आ रहा है, ठीक है। अब एरे के अंदर क्या आ रहा है, एरे के अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, एक कुछ वेरिएबल आ रहा है जो कि अनडिफाइन है अभी, और एक क्या आ रहा है, फंक्शन आ रहा है। एफ, जब भी आपको इस तरह एफ दिखे ना कंसोल में, इसका मतलब होता है फंक्शन है कोई। इसका मतलब एक एरे आ रही है, एरे में दो चीज़ें मुझे मिल रही हैं, एक मुझे मेरा वेरिएबल मिल रहा है जो जिसको ज़ाहिर कोई अभी खाली है तो अनडिफाइन पड़ा लेकिन है वेरिएबल बहरहाल, और दूसरा क्या है, एक फंक्शन है। अच्छा बेसिकली मैंने आप अभी इसको थोड़ा सा और डेप्थ में इसकी जाते हैं। ये मैंने आप एक जुमला लिखवाया, इट इज़ यूज फॉर स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट क्या होती है एक सवाल है, स्टेट क्या होती है? अच्छा देखें, इस पे जाने से पहले सवाल है कि भाई यूज स्टेट की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, ये पहले हम ज़रा ज़रूरत को समझते हैं ज़रा इसकी, ठीक है। थोड़ा आज को लगता है आपको प्रैक्टिस का टाइम ना मिले, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पूरा मैं इसको टॉपिक को एंड कर दूँ आज, कि हमें यूज स्टेट मतलब मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मुझे क्या ऐसी नीड पड़ रही है यूज स्टेट यूज़ करने की। हर चीज़ का वाई पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं क्यों करूँ, एक काम मैं करूँ तो क्यों करूँ, वजह क्या है। अच्छा इसको भी ज़रा 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अभी मेरे पास यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि अगर मुझे जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो मैं कहाँ लिखूँगा, कंपोनेंट के अंदर, लेकिन रिटर्न से पहले। अब लेट से मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है, कॉन्स्ट माई नेम इज इक्वल्स टू लेट से एहतिशाम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो सारी फील्ड्स है ना, यहाँ पे लेट से एक H1 डाल देता हूँ मैं, और योर नेम इज एहतिशाम, सिंपल H1 मैंने HTML लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आना चाहिए जो क्या आ रहा है, सही है। इसको हम यहाँ कर देते हैं थोड़ा सा ऐसे, ज़रा गौर से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं आपको, अभी आप थोड़ा हिल जाएंगे। कोई इसमें कोई मसला क्या है, मैंने ये कैसे आ गया योर नेम इज एहतिशाम, भाई H1 लिखा है सिंपल जैसे HTML में लिखते हैं। अब ये एहतिशाम तो मैंने हार्ड कोड कर दिया, मैं चाह रहा हूँ ये डायनेमिक रहे, तो डायनेमिक के लिए मुझे कोई वेरिएबल यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हम किसी भी चीज़ को डायनेमिक कैसे करते हैं, हम उसको वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं, और वेरिएबल के अंदर वैल्यू चेंज होती रहती है, और वेरिएबल को कॉल कर देते हैं जहाँ दिखाना होता है, तो डायनेमिक हो जाता है वो। तो अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल ये बना लिया मैंने यहाँ पे माय नेम एहतिशाम, अब मुझे इसको यहाँ पे कॉल करना है। आप अगर जरा गौर सुनिएगा मेरा जुमला, अगर आप JSX के अंदर जावा स्क्रिप्ट लिखना चाह रहे हैं, मैंने क्या कहा, जावा स्क्रिप्ट लिखना चाह रहे हैं। अब जावा स्क्रिप्ट लिखने का मतलब आप कोई भी काम कर सकते हैं, आप वेरिएबल कॉल कर सकते हैं, आप कोई और दूसरा काम कर सकते हैं, फंक्शन कॉल कर सकते हैं, लूप लगा सकते हैं, जितने काम आप जावा स्क्रिप्ट में कर सकते थे वो सारे काम आप यहाँ पे अगर करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे। जब भी आप JSX के अंदर जावा स्क्रिप्ट लिखनी है अगर आपको, आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ मुझे एहतिशाम की जगह अपना वेरिएबल कॉल करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके से ब्रैकेट लगाऊंगा, कर्ली ब्रैकेट्स। देखें ये अगर आप यहाँ गौर करें, ये ऑन क्लिक पे मैंने शो हाइड पासवर्ड हैंडलर, ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। मैंने कैसे यूज़ किया इसको, ब्रैकेट्स लगा के किया यूज़, ऐसे नहीं किया। तो जब भी आप इसको लिख लें, जब भी JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज़ करना चाह रहे हैं तो कर्ली ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। लिख लो एक, बाद में सोच लेना, लिख लो पहले। मैं चाह रहा हूँ किसी चीज़ का रट्टा नहीं लगाएं आप। JSX के अंदर कॉन्सेप्ट लेके चलें। मैं इतना लंबा चौड़ा ये मुझे यूज स्टेट पढ़ाना था आज, लेकिन हो सकता है यूज स्टेट पढ़ा ही ना पाऊँ। मैं चाह रहा हूँ पहले आपको पूरा बैकग्राउंड बताऊँ कि यूज स्टेट में यूज़ क्यों करवा रहा हूँ आपको, ताकि किसी चीज़ को रट्टा ना लगाएं आप, कॉन्सेप्ट दिमाग में हो आपके। जब भी आप JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखना चाह रहे हैं तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। कुछ पूछना चाह रहे हो?
पूछ लो, यहाँ तक तो आ गया तुम्हारे अल्फाज, पूछ लो। अच्छा जी, अब देखें, अब जावास्क्रिप्ट का मतलब ये वेरिएबल भी जावास्क्रिप्ट का पार्ट है या कोई पीएचपी का पार्ट है? ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है ये भाई। तो मैं क्या करूँगा, इस माई नेम को यहाँ से उठाऊंगा, कॉपी करूँगा और ये ब्रैकेट्स के साथ क्या लिख दूंगा, पेस्ट कर दूंगा जाके। अब चेक करते हैं, एहतिशाम आ गया यहाँ पे, मैं आया यहाँ पे, मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे लेट से React.js, ठीक है। और ये सिर्फ वेरिएबल की हद तक कहानी नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं भाई। मैं बोलूँ मुझे 2+2 करके दिखा दो, क्या होता है? जावास्क्रिप्ट कुछ भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। जनरल रूल याद कर लें, JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखना चाह रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का मतलब कुछ भी जावास्क्रिप्ट, आप ऐसे ब्रैकेट्स लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स, उसके अंदर लिखेंगे। JSX ना रिटर्न के बाद से शुरू होती है, JSX रिटर्न से पहले नहीं होती, जैसे रिटर्न के बाद ही शुरू होती है। अच्छा खैर, ये तो हो गया। अब यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ तो आ गया ये शाम। मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अपने फॉर्म के एक काम करते हैं, इसको मैं बाहर ले जाता हूँ यहाँ पे H1 को ना, क्योंकि मैं इसको फॉर्म का पार्ट बनाना नहीं चाह रहा। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या एक बटन रखूँ मैं, जिसका नाम मैं रखता हूँ चेंज नेम। मैं ये करना चाह रहा हूँ, सिंपल एक बटन है, मैं जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूँ, यहाँ पे चेंज नेम के ऊपर क्लिक करना है, मुझे इसका नाम चेंज करवाना है। जरा सुनिए गौर से मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बटन है, मैं इसके क्लिक के ऊपर सिंपल इस नाम को चेंज करवाना चाह रहा हूँ। कोई मुश्किल है इसमें? कोई मुश्किल नहीं है। आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर मसला ही नहीं है, आप यहाँ पे सिंपल एक फंक्शन बना लें एक और, लेट्स से कॉन्स्ट नेम चेंज हैंडलर, एक फंक्शन का नाम रख लें, ठीक है। और इस फंक्शन को क्या करूँगा मैं, ऑन क्लिक का इवेंट लगाऊंगा और यहाँ पे क्या करूँगा, नेम चेंज हैंडलर को पॉइंट कर दूंगा, ठीक है। अब इस फंक्शन में मैं क्या करूँ, ऐसा कि इसका नाम चेंज हो जाए। वेरी गुड भाई, आप इतना सोचने वाली बात ही नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट पढ़ के आ रहे हो तो ठक करके जवाब आना चाहिए था। आप बोलो सर मसला ही नहीं है, इस नेम को रीइनिशियलाइज कर दें यहाँ पे आके। अच्छा मसला मैंने कौन सा बनाया हुआ है तो रीइनिशियलाइज होगा नहीं, मैं लेट कर देता हूँ इसको। भाई ये वेरिएबल अगर बना हुआ है, मुझे अगर चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, इस वेरिएबल को यहाँ पे अपडेट कर दूंगा दोबारा। ये रिएक्ट है, यहाँ लेट्स से अगर मुझे करवाना है जावास्क्रिप्ट करवाना है, अभी हम हार्ड कोड रख देते हैं। अभी क्या रेंडर हो रहा है माई नेम के अंदर, रिएक्ट यहाँ से आ रहा है ये, और मैं कह रहा हूँ क्लिक के ऊपर मुझे इसका नाम जावास्क्रिप्ट करवाना है। तो क्लिक पे मैंने क्या किया, उसी नेम को रीइनिशियलाइज कर दिया। अब जब रीइनिशियलाइज कर दिया तो वही माई नेम नीचे कॉल हो रहा है ना भाई, तो आउटपुट आएगा नहीं आएगा? आएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर है? कोई मुश्किल चीज़ है इसमें कि भाई ये समझ नहीं आया कैसे हुआ? चेक करते हैं। रिलोड किया मैंने एक, देखिए प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लगता है फॉर्म के अंदर, हम फॉर्म से बाहर खड़े हैं। मैं अभी ये दोनों चीज़ें फॉर्म से बाहर हैं, तो ये क्या हो रहा है, हो क्यों नहीं रहा? एरर भी नहीं आ रहा कोई। अच्छा एक हमें लग रहा है कि हो सकता है इवेंट ही फायर ना हो रहा, ये भी हो सकता है। तो क्या चेक करें, इवेंट फायर होना नहीं हो रहा? अबे भाई ई और टारगेट कहाँ से आ गया? मैं कंसोल आके चेक कर लूँगा ना, सिंपल क्लिक कि इवेंट फायर हो रहा है नहीं हो रहा है, चेक करना है जस्ट मुझे। अब ये ज़रा सोचने वाली बात है, इवेंट यानी यहाँ तक कोड आ रहा है मेरा, ये लाइन नहीं चल रही क्या? अच्छा अभी और थोड़ा सा फंसाते हैं आपको भाई, यहाँ तक कोड आ रहा है, हम सपोज कर लेते हैं भाई ये लाइन चल ही नहीं रही किसी वजह से, माई नेम रीइनिशियलाइज हो ही नहीं रहा। क्योंकि अगर माई नेम रीइनिशियलाइज हो रहा है तो फिर तो 110% हम श्योर है अगर ये रीइनिशियलाइज हो रहा है तो यहाँ पे चेंज आना चाहिए। क्यों इतना श्योर है? क्योंकि भाई इसी माई नेम को तो नीचे कॉल कर रहा हूँ मैं। चेक करते हैं यहाँ पे कि ये रीइनिशियलाइज होने के बाद माई नेम की वैल्यू क्या पड़ी हुई है, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि पता लग जाए कि माई नेम का आउटपुट है। देखते रहेगा। अभी रिलोड किया हमने, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है, रिएक्ट आ रहा है। मैंने क्लिक किया, क्लिक का एक तो कंसोल आना चाहिए कि फंक्शन कॉल हुआ है, दूसरा अगर माई नेम भी रीइनिशियलाइज हो रहा है सही तरीके से तो माई नेम की वैल्यू भी अपडेटेड होनी
चाहिए रिएक्ट से जावास्क्रिप्ट, ऐसा ही है। मैं किया क्लिक, भाई वेरिएबल तो अपडेट हो रहा है लेकिन शो नहीं हो रहा मुझे। रीलोड, कुछ कह रहे हो? प्लीज रीलोड। पेज रीलोड, उससे क्या होगा? वो फॉर्म में लगता है वो फॉर्म में है, ये फॉर्म से बाहर है। तो भाई अब ये सर समझे हो क्या रहा है। फंक्शन भी कॉल हो रहा है, वैल्यू अपडेट भी हो रही है, हमारी लॉजिक गलत नहीं है, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि यूआई पे नहीं आ रही है? बिकॉज ऑफ वर्चुअल डॉम के गेम्स। भाई वर्चुअल डॉम कहता है कि मैं इन वेरिएबल्स को मानता ही नहीं हूँ, ये एक्चुअल डॉम के वेरिएबल हैं। मैं वर्चुअल डॉम कहता है कि मैं वेरिएबल्स जो आपने बनाए हैं ये वाले, मैं इनको अपने पास अपडेट नहीं करूँगा। अब जब वर्चुअल डॉम ही अपडेट नहीं कर रहा तो रियल डॉम को कौन अपडेट करता है? वर्चुअल डॉम। जब वर्चुअली अपडेट नहीं हो रहा तो रियल कैसे अपडेट होगा? तो इसलिए मुझे यहाँ पे मेरा आउटपुट नहीं दिख रहा है, लेकिन कंसोल में वेरिएबल अपडेट होता हुआ दिख रहा है मुझे। तो अब हमें कोई ऐसा वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो वर्चुअल डॉम को अपडेट करे या वर्चुअल डॉम पे अपडेट हो, ऐसा ही है। तो ऐसा वेरिएबल जो वर्चुअल डॉम के ऊपर अपडेट हो जाता है उस वेरिएबल को हम कहते हैं स्टेट। क्या कहते हैं? स्टेट। स्टेट की डेफिनेशन लिखें, स्टेट क्या होती है? हमारा सवाल का जवाब आ गया ये। स्टेट क्या होती है? लिखवा देता हूँ भाई मैं। इसमें आप एक दफा लिखेंगे वहाँ बार बार बोलते हैं। स्टेट क्या है? स्टेट आर स्पेशल टाइप of variables that update on virtual DOM at real time। स्टेट्स क्या होते हैं? बेसिकली स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स होते हैं जो रियल टाइम में वर्चुअल डॉम पे अपडेट हो जाते हैं। रियल टाइम का मतलब क्या होता है? फ़ौरन से अपडेट हो जाता है। जैसे हमारे ये वेरिएबल्स होते हैं ना, ये भी फ़ौरन अपडेट हो जाता है, मतलब कोई डिले नहीं होता बीच में, कोई टाइम नहीं ले रहे होते, फ़ौरन अपडेट होता है, इसको रियल टाइम। सर वेरिएबल्स को मतलब वर्चुअल डॉम नहीं करता, नहीं। तो जावास्क्रिप्ट को भी नहीं करता। देखें जावास्क्रिप्ट तो रिएक्ट के अंदर यूज़ हो रही है ना, वर्चुअल डॉम वेरिएबल्स, ये वाले वेरिएबल्स को अपडेट नहीं करता अपने ऊपर। जावास्क्रिप्ट अपडेट कर रहा है, इसके क्या सबूत है? हमने कंसोल देख लिया, वेरिएबल तो अपडेट हो रहा है, रिएक्ट से जावास्क्रिप्ट आ रहा था वहाँ पे, लेकिन वर्चुअल डॉम नहीं कर रहा। वो कैसे पता लग रहा है कि भाई हमें दिख नहीं रहा? देखो यूँ समझो, जावास्क्रिप्ट चल रही है, जावास्क्रिप्ट से वर्चुअल डॉम, फिर वर्चुअल डॉम से रिएक्ट। हम जावास्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं, वो अपडेट करता है वर्चुअल डॉम को, वर्चुअल डॉम अपडेट करता है एक्चुअल डॉम को, सही है। तो जो वेरिएबल्स है ना, ये डायरेक्टली वर्चुअल डॉम हमको सपोर्ट, वर्चुअल डॉम इनको सपोर्ट नहीं करता डायरेक्टली। क्यों नहीं करता? क्योंकि वर्चुअल डॉम को अपने बनाए हुए वेरिएबल्स हैं, इनको कहते हैं स्टेट। क्या बोलते हैं इनको? स्टेट। अच्छा, अब स्टेट स्टेट मतलब क्या है? वेरिएबल्स हैं। अगर आपके पास आज से आज से कोई पूछेगा भाई स्टेट क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? भाई स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स हैं जो वर्चुअल डॉम प्रोवाइड करता है, ये स्टेट है। अब वो स्टेट बनाते कैसे हैं? स्टेट वेरिएबल जैसे नॉर्मल वेरिएबल कैसे बनाते हैं? हम सिंपल लेट या कॉन्स का कीवर्ड लगाते हैं, नाम देते हैं वेरिएबल का और यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं उसकी, ऐसे ही बनाते हैं नॉर्मल वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं? स्टेट वेरिएबल बनाने के लिए आपको एक हुक चाहिए होता है जिसका नाम होता है यूज स्टेट। यहाँ तक पहुँचे हैं यूज स्टेट तक हम, इसलिए समझ में आया कि यूज स्टेट तक कैसे पहुँचे, क्या रीज़न था क्यों यूज स्टेट पढ़ रहा हूँ भाई मैं? इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं वेरिएबल्स बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे यूज स्टेट चाहिए, उसके बगैर मैं वेरिएबल नहीं बना सकता रिएक्ट में। समझ में आई? मैंने कोशिश इस तरह करी है बताने की आपको कि जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी समझ में आ जाए कि मैं क्यों यूज स्टेट पढ़ रहा हूँ। भाई इससे ज़्यादा आसान मैं नहीं कर सकता। और समझ में आ गया? मैंने इतनी लंबी कहानी इसलिए करी ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप बच्चों की तरह समझ में आए कि भाई क्या पढ़ लें, क्यों पढ़ लें। वरना मैं चाह रहा डायरेक्टली यूज स्टेट पढ़ाता आपको, मैंने लेकिन नहीं किया, मैंने बताया कि क्यों पढ़ा रहा हूँ यूज स्टेट। अब किसी का कोई सवाल है यहाँ पे? यहाँ तक यूज स्टेट तो पढ़ेंगे अभी आगे क्या होता है, यहाँ तक पहुँचने में कोई सवाल है किसी का?
आगे चलते हैं। तो भाई ऐसे इसका मतलब मुझे, अच्छा मैं यही काम करवाऊंगा अभी आपसे, जो मैंने अभी काम किया ना, कि क्या मैं क्या चाह रहा हूँ, सिंपल इस बटन के क्लिक के ऊपर अपना नाम चेंज करवाना है मुझे, लेकिन वो अभी नॉर्मल वेरिएबल से नहीं हो रहा, हम यूज स्टेट से करके देखते हैं। तो ये करने से पहले हमें थोड़ा यूज स्टेट को देखना पड़ेगा, यूज स्टेट है क्या। तो अब ज़रा दोबारा यहाँ पे आ जाता है, और ये माई नेम मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो ये एरर देगा मुझे। कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है भाई, ये रहा, ठीक है। रिलोड किया मैंने तो मुझे एक वेरिएबल्स एक एरे आ रहा है, इसके अंदर वेरिएबल और एक फंक्शन है। जैसे आपको ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग पढ़ाई थी, ऐसे क्या पढ़ाई थी, एक एरे डीस्ट्रक्चरिंग। एरे डीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है कि आप जैसे ऑब्जेक्ट में कीज से निकाल सकते हो वैल्यूज़, ऐसे ही एरे में इंडेक्स से वैल्यूज़ निकाल सकते हो। अब मुझे पता है कि 0 इंडेक्स पे क्या आ रहा है, एक वेरिएबल, और 1 इंडेक्स पे क्या आ रहा है, एक फंक्शन। तो मैं बजाय ऐसे स्टेट लिखने के मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरह डीस्ट्रक्चरिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरा स्टेट का वेरिएबल आ जाएगा, और यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, कोई फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पे हम कोई नाम रखेंगे यहाँ पे इसका। अब यहाँ पे उनको नाम रखने के लिए भी क्या है, कुछ उसूल हैं, कुछ रूल्स हैं। स्टेट का नाम रखने के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे स्टेट हमने बनाई क्यों है। मैंने किस लिए बनाई है स्टेट, ये स्टेट मतलब वेरिएबल। जब भी मैं बोलूँगा आज के बाद से स्टेट, तो आप क्या समझेंगे, किसकी बात हो रही है, वेरिएबल्स की बात हो रही है, सिंपल, और कुछ नहीं है। तो भाई ये नाम रखने के लिए मैंने बनाई है ये स्टेट। तो मैं स्टेट का नाम क्या रखूँगा यहाँ पे, यानी ये मेरा वेरिएबल है जो कि अनडिफाइन आ रहा था, मैंने उसका नाम रखा है यहाँ पे, लेट्स से माई नेम, नाम रख दिया वेरिएबल का आपने। अब सेकंड क्या आपका फंक्शन है। अब यहाँ पे एक रूल है रिएक्ट का कि जो भी आपने अपनी स्टेट का, अपने वेरिएबल का नाम रखा है, उसके पीछे क्या लगा दो, एक सेट लगा दो, माई नेम, तो सेट, ऐसे सेट, और फिर कैमल केस के अंदर माई नेम। देखिए इसलिए कलर भी यहाँ पे थोड़ा सा फेड हो गया, क्योंकि ये फंक्शन है, ये वेरिएबल है और ये फंक्शन है। यहाँ तक कोई मसला, भाई यूज स्टेट रखेंगे तो ज़्यादा ही लेके जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है सर पे तो गुजर जाएगा अगर और आगे जाऊँगा मैं तो। अच्छा, अब दोबारा से देखते हैं माई नेम में क्या पड़ा हुआ है। अनडिफाइंड जो पहले आ रहा था भाई, वेरिएबल तो अनडिफाइंड है ना। अच्छा, अब इस वेरिएबल की, जैसे यहाँ पे हमने अपने वेरिएबल की एक इनिशियल वैल्यू सेट करी थी ऐसे, और बाद में उसको जाके इस तरह अपडेट किया था। तो अगर ये भी वेरिएबल है तो इसकी भी कोई इनिशियल वैल्यू सेट करने का तरीका होगा नहीं होगा। तो इसकी इनिशियल वैल्यू कैसे सेट करते हैं, ये जो आप यूज स्टेट यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे हम पास करते हैं इनिशियल स्टेट। ये हमारी फाइनल स्टेट है, मतलब जो फाइनल आउटपुट क्या आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, हमारी इनिशियल स्टेट। अब मुझे इनिशियल क्या नाम रखना है इसका, React.js। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ जाके मैं React.js से पास कर दूँगा। ये मैंने अपनी इनिशियल वैल्यू सेट करी है अपने वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं ज़रा गौर से, मैंने यहाँ भी इनिशियल वैल्यू सेट इस तरह करी थी, इसके फ़ौरन बाद अगर मैं माई नेम कंसोल करवाता हूँ यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलेगा, माई नेम में React मिलेगा। तो ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे अपनी इनिशियल वैल्यू सेट कर दी, अब अगर मैं इसके बाद माई नेम कंसोल करवा रहा हूँ, तो मुझे अनडिफाइन के बजाय क्या मिलेगा, क्या मिल रहा है, मिल रहा है React.js। इसका मतलब वैल्यू सेट हो चुकी है वेरिएबल की। सेट करना तो आ गया, अब वैल्यू अपडेट कैसे करते हैं यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आप सिंपली क्या करो, इस माई नेम को उठाओ और ऐसे इनिशियलाइज कर दो। यहाँ पे स्टेट वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स तो हैं लेकिन स्टेट वेरिएबल्स हैं, स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स हैं, तो इनको अपडेट करने का तरीका भी स्पेशल है। ऐसे अपडेट नहीं होता है नॉर्मल वेरिएबल की तरह। अपडेट कैसे होते हैं, अगर आप इनको अपडेट करना चाह रहे हो तो अपडेट करने के लिए इनका अपडेटिंग फंक्शन, इसको कहते हैं अपडेट फंक्शन। ये अपडेट फंक्शन है, इस स्टेट को अपडेट करने का फंक्शन है ये। अगर आप इस स्टेट वेरिएबल को अपडेट करना चाह रहे हो तो इसका अपडेटिंग फंक्शन कॉल करोगे। मैंने क्या किया भाई, सेट माई नेम। अच्छा, अभी आप बोलोगे सर आपने कहा था कि यूज स्टेट, जो स्टेट होती है उसको हम किसी भी फंक्शन के अंदर कॉल नहीं कर सकते, टॉप लेवल पे करेंगे। यूज स्टेट जो ये इनिशियलाइज, ये हुक है, ये हुक है, ये हुक नहीं है, ये तो फंक्शन है। हुक कौन है, जिसका नाम यूज से शुरू हो रहा है, वो हुक है। तो हुक, ये हुक को मैंने ऊपर ही कॉल किया है। इसके वेरिएबल और इसका जो अपडेटिंग फंक्शन है उसको मैं जहाँ मर्जी वहाँ कॉल करूँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन हुक पर टॉप लेवल पे होगा। अच्छा, अब अपडेट करना, तो मैंने इसका अपडेटिंग फंक्शन कॉल किया और जो अपडेट मैं वैल्यू यहाँ देना चाह रहा हूँ वो दे दूँगा। जावास्क्रिप्ट कॉल किया,
सही है, चेक करते हैं। रिलोड किया मैंने, अच्छा कॉल करना पड़ेगा मुझे माई नेम को यहाँ पे, और ये माई नेम में अपडेट कर देगा ना। अच्छा एक और चीज़, जब अपडेटिंग फंक्शन कॉल किया ना मैंने, तो ये अपडेटिंग फंक्शन इस वैल्यू को सेट कहाँ कर रहा होगा, इसकी स्टेट के अंदर। ये हायरार्की ऐसे चल रही है, यहाँ सेट करी वैल्यू, यहाँ पहुँच गई। फिर अगर इसको कहीं कॉल किया अपडेट करने के लिए, तो ये जो इसमें जो वैल्यू मैं पास करूँगा वो यहाँ पे आके अपडेट होगी दोबारा। इन तीनों के बिटवीन कहानी घूम रही होती है, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, अपडेटिंग फंक्शन में कुछ पास किया तो वो दोबारा कहाँ घूम जाएगा, यहाँ पे स्टेट में, उसके ओरिजिनल स्टेट के अंदर। अब इसका मतलब अगर इसके अंदर अपडेटेड वैल्यू है तो मैं इसको यहाँ पे पास कर दूंगा ऐसे करके। कोई सवाल किसी का यहाँ तक? हाथ के हाथ प्रैक्टिस करोगे इसकी तो सुकून रहेगा, वरना एक दो क्लास के बाद आप घूमना शुरू हो जाओगे। आप बोलोगे भाई ये चीज़ यहाँ से यहाँ जा रही है, यूँ निकल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लिटरली ऐसे ही होगा। तो हाथ के हाथ प्रैक्टिस करोगे तो सुकून में रहोगे। रिलोड किया मैंने, क्या आ रहा है यहाँ पे, रिएक्ट जेएस, ठीक है, क्लियर कर दिया। अच्छा ये मैंने कंसोल किसका करवाया हुआ है, इस स्टेट को कंसोल कराया हुआ है मैंने। फर्स्ट टाइम रिएक्ट पड़ा हुआ है इसके अंदर, और यहाँ भी रिएक्ट शो हो रहा है मेरे पास। चेक करते हैं, जावास्क्रिप्ट हो गया। अच्छा एक सवाल है, जावास्क्रिप्ट हो गया तो ये दोबारा ये पहले में रिएक्ट क्यों आया, एक सेकंड भाई, यहाँ माई नेम के अंदर तो वो आना चाहिए था ना। सर आपने ऊपर भी कंसोल किया। देखें ये कंसोल तो क्लिक का, इसको हटा दें। एक कंसोल ये माई नेम कंसोल किया हुआ है और एक माई नेम बाहर कंसोल किया हुआ है। दोबारा देखें, इसका समझना ज़रूरी है बिहेवियर। फर्स्ट टाइम क्या आ रहा है, रिएक्ट आ रहा है, रिएक्ट आ रहा है, क्लिक किया तो पहले रिएक्ट आया फिर जावास्क्रिप्ट आया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट आ गया। ऐसा क्यों हुआ? सर क्योंकि पहले हम लोगों ने रिएक्ट होता था, रिएक्ट हमने पहले खुद वो पहले जो रिएक्ट लिखा हुआ था वो ये आ गया, सही है। उसके बाद इस क्लिक पे वेरिएबल अपडेट हो गया है, तो अपडेट होने के बाद जावास्क्रिप्ट यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पहले रिएक्ट फिर जावास्क्रिप्ट। उसका रीज़न क्या है, जो स्टेट अपडेशन है, स्टेट को जो अपडेट कर रहा हूँ, ये प्रोसेस होता है एसिंक्रोनस। क्या होता है, एसिंक्रोनस। और एसिंक्रोनस का मतलब इमीडिएटली नहीं होता, ये काम बैकग्राउंड में हो रहा होता है। तो इसलिए जब हो सकता है यहाँ पे जो रिएक्ट आ रहा है उस वक्त स्टेट अपडेट हुई ना हो, बाद में जाके अपडेट हुई तो जावास्क्रिप्ट आया, क्योंकि ये एसिंक्रोनस प्रोसेस है। क्लियर है? हाँ हाँ लिखें इसको। ब्रैकेट्स के अंदर माय नेम आया है, हमने स्टेट में। ये तो बाहर वाला है ना, यहाँ ये वाला है ना, ये इसको लिखो, स्टेट अपडेट रिएक्ट में एसिंक्रोनस होता है। स्टेट अपडेट रिएक्ट में एसिंक्रोनस होती है, और एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है कि फौरन नहीं होती, बैकग्राउंड में होती है, टाइम लगता है कुछ। ASYNC लिख दो। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? रिएक्ट में स्टेट अपडेट एसिंक्रोनस होती है, और एसिंक्रोनस का मतलब आपको पता है क्या होता है कि वो चीज़ जो कि इमीडिएट ना हो, फ़ौरन से नहीं होती, टाइम लगता है होने में। अच्छा एक छोटी सी चीज़ और रह गई है, मतलब वो देख के चलें, इससे रिलेटेड है तो बता रहा हूँ। जल्दी से लिख लें, टाइम शॉर्ट है हमारे पास, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखिए मैं सारे कंसोल बंद कर रहा हूँ, सारे कंसोल बंद कर दिए मैंने। एक कंसोल यहाँ टॉप पे लगा रहा हूँ, ये समझाने के लिए कि रिएक्ट में कंपोनेंट्स वर्क कैसे करते हैं। ये मैं लिख दिया फॉर्म कंपोनेंट रेंडर, कि मेरा फॉर्म कंपोनेंट रेंडर हुआ है। अब सुनो, ये फॉर्म कंपोनेंट मैंने कहाँ पास किया हुआ है? अबे भाई ये फॉर्म कंपोनेंट मैंने ऐप के अंदर पास किया हुआ है, सही है। फॉर्म कंपोनेंट ऐप में लगाया हुआ है, और ऐप कहाँ पास किया हुआ है? मेन के अंदर। तो इस तरह आपकी पूरी एप्लीकेशन बनती है। पहले मेन में आता है, ऐप के अंदर जाएगा, यहाँ से ऐप के अंदर क्या पास हुआ? फॉर्म पास हुआ, फॉर्म के अंदर जाएगा। और जब मैं फर्स्ट टाइम रिलोड किया मैंने, तो क्या आया? क्योंकि पूरी ऐप रेंडर हुई तो फॉर्म कंपोनेंट भी रेंडर होगा, तो फर्स्ट टाइम ये रेंडर हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखें, क्लियर कर दिया इसको मैंने।
अगर मैं इसको रिलोड करूँगा तो दोबारा रेंडर होगा ये, अदरवाइज रेंडर नहीं होगा। मैंने कि यहाँ पे स्टेट को चेंज, क्या हुआ, कंसोल आया फॉर्म कंपोनेंट रेंडर। अब कंसोल किस वक्त आएगा, कंसोल आने का मतलब ये कि ये कंपोनेंट दोबारा से चला है शुरू से एंड तक। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब भी किसी कंपोनेंट के अंदर स्टेट चेंज होती है वो कंपोनेंट रीलोड होता है दोबारा। बात समझ में आ रही है? जब भी किसी कंपोनेंट के अंदर स्टेट चेंज होती है वो कंपोनेंट रीलोड होगा, और जब जब स्टेट चेंज होगी जब जब वो कंपोनेंट आपका रीलोड होगा। ये लिख लेना पॉइंट बस एक, जब भी कंपोनेंट के अंदर स्टेट चेंज होगी कंपोनेंट री रेंडर होगा। री रेंडर का मतलब एक दफ़ा रेंडर हो चुका है दोबारा रेंडर हो रहा है, तो वो री रेंडर बोलेंगे ना इंग्लिश में उसको। तो पढ़ाया भी नहीं है आज भाई, तुम लंबी लंबी सांसें ले रहे। जब भी कंपोनेंट के अंदर स्टेट चेंज होगी कंपोनेंट री रेंडर होगा। रिलोड कह लो, री रेंडर कह लो। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इसको। प्रैक्टिस जो कराया है लाजमी कर लिएगा भाई, वरना मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं क्लास में आगे बढ़ता रहूँगा और आप उल्टा पीछे जाएंगे और कंफ्यूज होते रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। थैंक यू।